नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुगल साम्राज्य का उत्थान जितना शानदार था, उसका पतन उतना ही नाटकीय और शिक्षाप्रद है। 1526 में बाबर द्वारा स्थापित यह साम्राज्य, जिसने कभी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी सत्ता की धाक जमाई थी, 18वीं सदी के आते आते ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। यहाँ मुगल साम्राज्य के पतन की एक विस्तृत और गहन व्याख्या दी गई है। 1. पतन की नींव, औरंगजेब की नीतियां। मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत अक्सर औरंगजेब 1658-1707 के शासनकाल से मानी जाती है। हालांकि वो एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन उसकी कुछ कट्टर नीतियों ने साम्राज्य की स्थिरता को हिला दिया। धार्मिक असहिष्णुता। औरंगजेब की जजिया कर की वापसी और मंदिरों को तोड़ने जैसी नीतियों ने हिंदू राजपूतों, सिखों और मराठों को मुगल सत्ता के खिलाफ कर दिया। दक्कन का नासूर। औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष दक्षिण भारत दक्कन को जीतने में बिता दिए। इसने न केवल शाही खजाना खाली कर दिया, बल्कि उत्तर भारत में प्रशासन को कमजोर कर दिया। 2. उत्तराधिकार के कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल गद्दी पर बैठने वाले शासक कमजोर मुगल, लेटर मुगल्स कहलाए। बहादुर शाह प्रथम से लेकर अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर तक अधिकांश शासक विलासी थे और उनमें राज्य चलाने की प्रशासनिक क्षमता की कमी थी। दरबारी गुटबंदी। दरबार में ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी गुटों के बीच सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। सम्राट केवल इन गुटों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए। सैयद बंधु। इस दौर में सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान और हुसैन अली का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि उन्हें किंग मेकर कहा जाने लगा। वे अपनी मर्जी से सम्राटों को गद्दी पर बिठाते और हटाते थे। 3. आर्थिक संकट और जागीरदारी प्रथा का पतन। साम्राज्य की रीढ़ उसकी अर्थव्यवस्था और सैन्य व्यवस्था थी। 18वीं सदी तक आते आते मनसबदारी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। जागीरदारी संकट। खेती योग्य भूमि खालिसा कम हो गई और जागीरों की मांग बढ़ गई। एक ही जागीर पर कई दावेदार होने के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा और किसानों पर कर का बोझ इतना बढ़ गया कि उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। राजकोष का खाली होना। निरंतर युद्धों और सम्राटों के खर्चीले रहन सहन ने खजाने को खाली कर दिया, जिससे सेना को वेतन देना भी मुश्किल हो गया। 4. मराठों और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। जैसे जैसे केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, क्षेत्रीय शक्तियों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मराठा साम्राज्य शिवाजी महाराज द्वारा बोया गया बीज पेशवाओं के समय में एक विशाल वृक्ष बन गया। मराठों ने चौथ और सरदेशमुखी वसूलना शुरू किया और मुगलों के प्रभुत्व को सीधी चुनौती दी। स्वतंत्र राज्यों का उदय। हैदराबाद, निजाम उल मुल्क, बंगाल, मुर्शिद कुली खान और अवध, सादत खान जैसे प्रांतों ने नाम मात्र के लिए मुगलों की अधीनता स्वीकार की, लेकिन वास्तव में वे स्वतंत्र शासक बन गए। 5. विदेशी आक्रमण, अंतिम प्रहार। जब मुगल साम्राज्य आंतरिक रूप से खोखला हो चुका था, तब बाहरी आक्रमणों ने उसकी कमर तोड़ दी। नादिर शाह का आक्रमण 1739। फारस के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और भीषण कत्लेआम मचाया। वो अपने साथ प्रसिद्ध तख्त ए ताउस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गया। इस लूट ने मुगलों की प्रतिष्ठा और आर्थिक शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अहमद शाह अब्दाली। अफगान शासक अब्दाली के निरंतर आक्रमणों ने उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति को और अधिक अस्थिर कर दिया। 6. यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश और अंत। 18वीं सदी के मध्य तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में सक्रिय हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। बक्सर का युद्ध 1764। इस युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की हार के बाद वो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया। अब मुगल सत्ता केवल दिल्ली के लाल किले तक सिमट कर रह गई थी। 1857 का विद्रोह। यह मुगलों के लिए अंतिम अध्याय था। बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों का नेता चुना गया, लेकिन अंग्रेजों द्वारा विद्रोह दबाने के बाद उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। इसी के साथ 300 से अधिक वर्षों तक भारत पर राज करने वाले महान मुगल वंश का औपचारिक अंत हुआ। निष्कर्ष। मुगल साम्राज्य का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि ये अयोग्य नेतृत्व, आर्थिक विफलता, क्षेत्रीय विद्रोह और विदेशी आक्रमणों का एक संचयी परिणाम था। एक महान साम्राज्य जो अपनी कला, वास्तुकला और वैभव के लिए जाना जाता था, वो समय की मांग के अनुसार खुद को बदलने में असफल रहा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।